औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, आज हम बी.एल. अग्रवाल के बुक जो प्रोग्राम्ड स्टैटिस्टिक्स के नाम से ये बुक शाया हुआ है, इस बुक के चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी यहाँ आप देख सकते हैं। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर बनाने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक जो MCQs है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारा चैप्टर जो है वो मुश्तमिल है 110 क्वेश्चंस पर। तो 22 क्वेश्चंस अगर एक एक लेक्चर में बनाएंगे तो हमारे पास 5 लेक्चर्स बन जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है द आउटकम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन इज ए नंबर है सिंपल इवेंट, बी नंबर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सी नंबर है कम्प्लीमेंट्री इवेंट और डी नंबर है कंपाउंड इवेंट। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो ये कौन सा इवेंट बन जाता है, सिंपल इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कम्प्लीमेंट्री या कंपाउंड इवेंट। तो ये एक सिंपल इवेंट है, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कॉइन टॉस करना जो है ये एक सिंपल इवेंट है, सिंपल इवेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, ए ऑप्शन में है इन एब्सोल्यूट वैल्यू, बी ऑप्शन में है अ रेशो, सी में है एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रेशो बोथ और डी में है नॉन ऑफ द अबव। अच्छा, कहते हैं कि जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, रेशो है, बोथ है या एक भी नहीं। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, लैप्लासियन प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी या प्रियरी प्रोबेबिलिटी जो है ये बहुत 4 नेम जो है ये सेम चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, मतलब क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के नाम से भी हम जान सकते हैं, लैप्लासियन नाम से भी हम जानते हैं इसको, मैथमेटिकल और प्रियरी प्रोबेबिलिटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। By the definition of classical probability, we have probability of A is equal to small n divided by capital N, where 0 is less than or equal to n is less than or equal to capital N। ठीक है, तो इस रिलेशन को अगर आप देख ले तो ये हमारे पास एक रेशो है, यानी स्मॉल n डिवाइड बाई कैपिटल N है, तो ये स्मॉल n और कैपिटल N के माबैन जो है एक रेशो है। ठीक है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो है ये एक रेशो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रोबेबिलिटी कैन टेक वैल्यूज। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या टेक कर सकते हैं, कौन सी वैल्यूज। ए ऑप्शन में है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, बी ऑप्शन में है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 1, सी ऑप्शन में है फ्रॉम -1 टू +1 और डी ऑप्शन में है 0 to 1। अगर आप डिफिनेशन को देख ले तो स्मॉल n डिवाइड बाई कैपिटल N में हमारे पास 0 से लेकर 1 तक प्रोबेबिलिटी बन सकती है, अदरवाइज जो वैल्यूज है वो नहीं आ सकती इसमें। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी 0 to 1, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है 0 to 1 के मिडल में आ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, ए ऑप्शन में है रेशो, बी ऑप्शन में है प्रोपोर्शन, सी ऑप्शन में है परसेंटेज और डी ऑप्शन में है ऑल द अबव। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम रेशो में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा। ठीक है, और प्रोपोर्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये रेशो जो है ये प्रोपोर्शन भी की एक टाइप है, और अगर आप उसके 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज में भी हम इसको जो है रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि यार 60% चांसेस है आज बारिश की, या 70% चांसेस है आज बारिश की, तो ये असल में प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमने इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ। अच्छा, 2 इवेंट्स तब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि एक इवेंट दूसरे पर इन्हिसार नहीं करता और दूसरा इवेंट जो है वो पहले वाले पर इन्हिसार नहीं करता। ठीक है, तो इनमें ऑप्शन ए में है ईच आउटकम हैज़ इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो तभी जो है इक्वल चांसेस हो, डिपेंडेंट केस में भी इक्वल चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट इन बिटवीन देम, ये भी रॉन्ग है। और सी में है वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर, ये ठीक है।
यानी एक अगर दूसरे को अफेक्ट नहीं करता तब भी एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं ये दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, if A and B are two events which have no point in common, the events A and B are, अच्छा, अगर A और B दो इवेंट्स है जिनमें कॉमन पॉइंट्स नहीं है, यह आप देख लें, ये A इवेंट है और ये B इवेंट है, A और B में दोनों में कॉमन पॉइंट्स नहीं है, तो अगर कॉमन पॉइंट्स नहीं है तो इसका ये मतलब हो गया कि A और B दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। तो फिर हम इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ ए ऑप्शन में है कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बी में है इंडिपेंडेंट, सी में है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डी में है डिपेंडेंट। तो ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो गया, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है जब कॉमन पॉइंट्स दोनों में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, classical probability is also known as Laplace probability, mathematical probability, a priori probability, all the above। तो ये तो मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया कि इसको हम Laplace probability, mathematical probability और priori probability एंड classical probability यानी 4 नेम्स से हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो करेक्ट है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, each outcome of a random experiment is called, नंबर ए में है प्राइमरी इवेंट, बी में है कंपाउंड इवेंट, सी में है डिराइव्ड इवेंट और डी में है ऑल द अबव। तो ईच आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो प्राइमरी इवेंट है, ठीक है। क्या है, प्राइमरी इवेंट, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, the probability of occurrence of either A or B is given as, अच्छा इधर की बात है A और B, ठीक है, तो हम यूनियन यूज करते हैं, ठीक है। probability of A यूनियन B यानी ऑप्शन नंबर B जो है ये करेक्ट हो गया, ठीक है। और हम तो जानते हैं कि probability of A यूनियन B जो है वो किस चीज़ के बराबर है, probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A intersection B। If A and B are the two events, then the probability of A or B can be expressed as probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, ठीक है। तो B ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, if A and B are two events, the probability of occurrence of A and B simultaneously is given as, अच्छा अब simultaneously की बात है, एक टाइम मतलब A and B, ठीक है। एंड का लफ्ज़ यूज हुआ है, जब एंड के लफ्ज़ यूज होता है तो हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं, फिर probability of A इंटरसेक्शन B। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आ गया वो क्या आ गया, सी, यानी probability of A इंटरसेक्शन B, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, the limiting relative frequency approach of probability is known as, relative frequency approach जो है जिसको हम statistical probability के नाम से भी जानते हैं, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लासिकल और मैथमेटिकल जो है ये हम प्रियरी और लेप्लेस प्रोबेबिलिटी जो है उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, the definition of statistical probability was originally given by, अच्छा स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच जो है ये एक चीज़ है, यानी एक किस्म का जो डिफिनेशन है वो है, ये किसने दिया था, ये वोन माइसिस ने, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी वोन माइसिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द डिफिनेशन ऑफ अ प्रियरी प्रोबेबिलिटी वाज ओरिजिनली गिवन बाय, अच्छा प्रियरी प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन जो है वो किसने दिया था, डिमोवर्स, लेप्लेस, वोन माइसिस और फेलियर। तो प्रियरी प्रोबेबिलिटी या जो हमारे पास प्रियरी प्रोबेबिलिटी है या लेप्लेसियन है या मैथमेटिकल है, इसको लेप्लेस ने जो है इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ it is known that an event A has occurred,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई गिवन ए इज कॉल्ड। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, बी में है अप्रियरी प्रोबेबिलिटी और सी में है पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी, जबकि डी में है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई गिवन ए इज कॉल्ड, ठीक है। अगर ए एक हमारे पास एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं, जबकि एक और इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है, तो हमने क्या करना है, इसको हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से ये हम जान सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोच हैज नो लिकुनाई, ओनली वन लिकुनाई, सी में है ओनली टू लिकुनाई और डी में है मेनी लिकुनाई। तो डी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। इसमें बहुत से डिफिशियंसीज है, ठीक है। लिकुनाई मीन्स डिफिशियंसीज, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबल इन केस ऑफ अनइक्वली लाइकली आउटकम्स, equally likely outcomes, either unequally likely or equally likely outcomes और डी में है all the above। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो है ये पॉसिबल है तब जब इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर हमारे पास आउटकम्स इक्वली लाइकली हो तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, an event consisting of those elements which are not in A is called a primary event, derived event, simple event and D ऑप्शन में हमारे पास है complementary event, ठीक है। तो वो वाला ऑप्शन ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं an event consisting of those elements which are not in A, अगर A में नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो A कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। यानी A के जो कॉम्प्लीमेंट्स है वही इवेंट आएगा, तो इसको कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, ए है इन्फिनिटी, बी में है 0, सी में है 1 और डी में है नॉन ऑफ द अबव। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स है उन सब की अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो वो 1 के बराबर होगी ना। ये तो हमने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज ऑलवेज ए में है इन्फिनिटी, बी में है 0, सी में है 1 और डी में है नॉन ऑफ द अबाव। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो 0 बन जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को देख ले, यहाँ हमारे पास है ये वाला, ये ए है और एक बी है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इन दोनों में कॉमन कुछ चीज़ है ही नहीं, ठीक है। इंटरसेक्शन इनमें नहीं है। जब इंटरसेक्शन नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगी, यानी 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, the individual probabilities of occurrence of two events A and B are known. The probability of occurrence of both the events together will be, A में है increased, B में है decreased, C में है 1 और D में है 0। अच्छा, क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 इवेंट्स है, ठीक है। एक लेट सपोज हमारे पास ए इवेंट्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है और दूसरा इवेंट जो है वो बी है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। देन तो फिर कहते हैं कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है एट ए टाइम वो क्या होगी, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो है वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू 1/12, यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 1 आ गया और 3 4 ज़ा 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी बी 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी डिक्रीज है, कम है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी बी डिक्रीज यानी कम है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज्ड हो जाएगी। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर नोन। अगर ए और बी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज नोन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स टुगेदर विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है।
दोनों की अगर एट अ टाइम प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास है इफ E1 E2 E3 एंड सो ऑन अप टू En is a countable sequence of events such that EI plus 1 is a subset of EI. ठीक है। For I raised from 1 to 3 up to infinity, then limit n tend to infinity probability of En is equal to 0. Limit n tend to infinity probability of En is equal to infinity. सी ऑप्शन में है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ En इज इक्वल टू 1 और डी ऑप्शन में है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ En इज इक्वल टू इम्पॉसिबल वैल्यू। अच्छा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ En इज इक्वल टू 0। ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में है इफ A1 A2 एंड A3 आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर यूनियन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। यूनियन की बात करते हैं। ठीक है। तो यूनियन में हमारे पास या तो यूनियन यूज हो रहा है या यूनियन की जगह प्लस यूज हो रहा है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3। ठीक है। सी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, जबकि डी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 3 है, सी है ये वाला। ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम म्यूचुअली हम जब यूनियन यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने ये पहला वाला जो फार्मूला यूज़ किया है यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये वाला ये यूज़ किया। ठीक है। तो यहाँ हमने क्यों ये यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ये जो इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हमारे पास माइनस जो कॉमन जो हिस्सा है वो इसमें नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। डियर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।